अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाउ बच्चों, हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की आज बात करने वाले हैं। वो कौन सा है? उसको बोला जाता है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या बोला जाता है इसको? कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। उसको बोला जाता है कीमियाई वलूजी मफरूजा। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? ख्याल, आइडिया कि ऐसा होता होगा। यहां पर कुछ साइंसदान है, उनको जब ये बात पूछा गया कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 है उन पर इलेक्ट्रॉन टूटता है, तो उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन बनता है उसकी वजह से एटीपी कैसा बनता है। तो उन्होंने कुछ आइडिया पेश किया। क्यों? क्योंकि जब पानी टूटता है तो पानी के टूटने के नतीजे में क्या बनता है? पानी के टूटने के नतीजे में बनता है इलेक्ट्रॉन, और पानी के टूटने के नतीजे में क्या बन रहा था? प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ये प्रोटॉन जो पीछे बनता है उसका क्या होता है ना? नाउ तो अब उसके लिए कुछ साइंसदान ने ये बात बताई। क्या? अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को इमेजिन करिए। मैं बहुत देर से आपको है ना इस तरह की डायग्राम बता रहा हूं। किसकी? क्या बोलते हैं इसको मौलाना? ग्रैना। ठीक है। अब कंसिडर करिए कि हम इसकी बात कर रहे हैं, सिंगल की। ये सिंगल वाला है, और मैं बार बार बोल रहा था कि ये जो ग्रैना है, इस ग्रैना के ऊपर यहां पर और यहां पर कौन मौजूद होते हैं? फोटो सिस्टम। तो यहां पर देखिए ये ग्रैना है, और इस ग्रैना के अंदर यहां पर कौन मौजूद है? यहां पर मौजूद है फोटो सिस्टम 1, और कौन मौजूद है? फोटो सिस्टम 2। तो ये है फोटो सिस्टम 1, ये है फोटो सिस्टम 2। नाउ इस फोटो सिस्टम 2 पर क्या होने वाला है? इस फोटो सिस्टम 1 पर जब कितने नैनोमीटर की लाइट आने वाली है? 700। नतीजे में यह होगा कि यहां पर जो पानी है H2O वो टूटेगा, और H2O जब टूटेगा तो यहां क्या बनेगी? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां से यहां जाने वाला है, बराबर। लेकिन पीछे क्या बचने वाला है? पीछे बच जाने वाला है H+। ठीक है ना? अब हमारी बात पूरी की पूरी यहां पर चल रही है कि आखिरकार जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है तो उसके नतीजे में हम बोल रहे हैं कि एडीपी से क्या बनता है? एटीपी। और दूसरा हम बोल रहे हैं कि एनएडीपी से क्या बनता है? एनएडीपीएच। तो साइंसदान ने एक मफरूजा दिया, एक हाइपोथेसिस दिया कि ऐसा होता होगा जिसके नतीजे में एडीपी के साथ कौन जुड़ता है? गैर नामियाती फॉस्फेट। और नतीजे में क्या बनती है एडीपी से? एटीपी, दैट इज कीमियाई तवानाई। ठीक है ना? अब इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, मेरे साथ है सब लोग, बात क्लियर हो रही है ना? अब हम क्या कहते हैं कि हमको यह समझना है कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी की तालीफ कैसे होती है। ये जो बन रहा है, हम बोल रहे हैं ना बार बार, ये बनता है, एटीपी बनता है, तो ये कैसी होती है? तो कुछ साइंसदान थे, उन्होंने इसको समझाने के लिए क्या पेश किया? कीमियाई वलूजी नजरिया, या कीमियाई वलूजी मफरूजा, या इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं? कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब दो चीजें यहां समझ लीजिए। ऑस्मोटिक का मतलब क्या होता है, या ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? उर्दू में इसको क्या बोला जा रहा है? वलूज। ऑस्मोसिस का आमतौर पे जो मीनिंग होता है, आमतौर पे ऑस्मोसिस का जो मायने होता है वो ये होता है कि कोई भी चीज अपनी ज्यादा मिकदार से किधर जाएगा? कम मिकदार की तरफ। जैसा पानी होता है टाकी में, ज्यादा होता है इसलिए वो अपनी ज्यादा मिकदार से कम मिकदार यानी टुट्टी के जरिए बाहर आता है। तो हमेशा जब भी कोई काम अपने ज्यादा मिकदार से कम की तरफ आएगा, कम मिकदार की तरफ आता है या बहता है, तब उस अमल को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, ये बात याद रहेगी। अब यहां पर कीमो बोलने का मतलब क्या है? कीमो बोलने का मतलब है कोई तो ऐसा केमिकल है जो अपनी ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब वो केमिकल कौन है? ठीक है, अब उसकी हम बात कर रहे हैं। नाउ तनफुस की तरह, तनफुस का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन। तनफुस की तरह जियाई तालीफ में भी जो एटीपी होती है उसका बनने का जो अमल होता है, उसका जो तालीफ का अमल होता है, वो झिल्ली के आर पार प्रोटॉन के ढलान से जुड़ी हुई है। इसका मतलब कौन सा केमिकल बाहर जाता है? कौन सा केमिकल बाहर जाता है? H+ आयन। कौन जाता है? H+ आयन। यानी कौन जाता है? प्रोटॉन। कौन जाता है? प्रोटॉन। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया?
कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, यानी ये जो प्रोटॉन है, ये जब प्रोटॉन अपनी ज्यादा मिकदार से कम की तरफ जाएंगे तो नतीजे में एडीपी के साथ कौन जुड़ जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और नतीजे में क्या बनेगा। अब ये कैसा होता है इसको हमको समझना है। नाउ यही काम दो जगह होता है, एक जगह हम आगे चल के पढ़ने वाले, एक जगह हम आगे चल के पढ़ने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरी जगह जो ये है जो कहां हो रही है, क्लोरोप्लास्ट। इसलिए यहां पर ये बोल रहा है कि तनफ्फुस की तरह जियाई तालीफ, यानी जिस तरह से रेस्पिरेशन के अमल में ये अमल हो, रेस्पिरेशन के अंदर एटीपी बनती है, वैसे ही फोटोसिंथेसिस के अमल में भी एटीपी बनती है। और दोनों भी जगह कौन काम कर रहा है, दोनों भी जगह काम कर रहा होता है प्रोटॉन। बन तो हम अभी एक बात तो मैं यहां बता रहा हूं, दूसरी बात मैं वहां पर भी बताऊंगा, याद दिलाऊंगा यही बात। नाउ इस दफा यानी माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, जो झिल्लियां होती है वो झिल्लियां किसकी है, थाइलाकॉइड्स, है ना। ये मैंने बोला ना ग्रैना, तो ग्रैना के अंदर ये सिंगल, इसको क्या बोलते हैं हम, थाइलाकॉइड्स। ठीक है, तो क्या होता है इस दफा ये जो झिल्ली है ये थाइलाकॉइड की है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है, क्या है कि यहां पर जो प्रोटॉन है उसका जो जखीरा होता है वो झिल्ली की अंदरूनी जानिब, और झिल्ली की ये अंदरूनी जो जानिब है इसको क्या बोला जाता है, लूमन। क्या बोला जाता है, लूमन। ना तनफ्फुस के अंदर क्या होता है, यानी जो अमल तनफ्फुस होता है, रेस्पिरेशन होता है, यानी जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये अमल होता है तब क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है वो एटीपी यानी एटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से गुजरता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान जो प्रोटॉन है उसका जो जखीरा होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की दो झिल्लियों के दरमियान होता है। और हम आगे चल के पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की दो झिल्ली के दरमियान जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोला जाता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरी प्लाज्मिक स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, दो मेम्ब्रेन की जगह, उसको बोला जाता है। तो यहां माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों में प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है वो अलग अलग जगह हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट में कहां पर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड की लूमन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्लियों के दरमियान। याद रहेगा, दो फर्क है, हालांकि इसको यहां बताने की जरूरत नहीं है लेकिन एनसीईआरटी ने दिया है इसलिए हम बात कर रहे हैं। याद रहेगा, क्या याद रखना है, मैं इसको थोड़ा सा लिख कर दे रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए। एटीपी का बनने का जो अमल हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है प्रोटॉन के ढलान यानी प्रोटॉन की ग्रेडियंट की वजह से। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है, अगर ये प्रोटॉन के ग्रेडियंट की बात अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया में कहते हैं, और इस प्रोटॉन के ग्रेडियंट की बात अगर हम क्लोरोप्लास्ट में करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में ये कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में ये जो अमल होता है ये अमल होता है थाइलाकॉइड। कहां पर होता है ये, थाइलाकॉइड। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये कहां पर होता है, दो झिल्लियों के दरमियान। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड में भी कहां पर होता है, लूमन। कहां पर होता है, लूमन। ये दो चीजें याद रखना है, याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि अब हमको क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रोटॉन का ढलान है, प्रोटॉन के ढलान के लिए इंग्लिश में लफ्ज यूज किया जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेडियंट। ढलान हम कब बोलते हैं, जब कोई चीज एक जगह ज्यादा हो और दूसरी जगह कम हो तब हम उसको ढलान बोलते हैं। इसका मतलब एक जगह प्रोटॉन मकदार ज्यादा होंगी, एक जगह मकदार कम होगी। इसका मतलब ये है कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होगा, कोई तो ऐसा अमल होगा जिसकी वजह से प्रोटॉन एक जगह ज्यादा रहते होंगे और एक जगह हमेशा कम रहते होंगे। यानी लूमन में ले जाके जमा करने का कोई तो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमेशा प्रोटॉन की मिकदार लूमन में ज्यादा होती है और लूमन के बाहर कम होती है। इसलिए प्रोटॉन लूमन के अंदर से कहां जाते हैं, लूमन के बाहर, जिसके नतीजे में वहां पर क्या बनती है,
कीमियाई तवानाई, कौन? एटीपी। ठीक है ना, अब इसको समझते हैं। इसके लिए हमको दो बातों को समझना पड़ेगा। कौन कौन सी बातों को समझना पड़ेगा? एक कि प्रोटॉन की आजादी यानी प्रोटॉन आजाद है, दूसरा इनकी मुंतकिली के दौरान होने वाले वाकयात। नाउ सबसे पहली बात क्या, क्योंकि जो प्रोटॉन बनते हैं वो आप पाशीदगी की वजह से बनते हैं, और आप पाशीदगी का जो अमल है वो झिल्ली के कहां पर होता है? अंदरूनी जानिब होता है। नतीजे में यह होगा कि जो भी बनने वाला प्रोटॉन है या जो हाइड्रोजन है, वो आयन का जो भी जखीरा होगा वो जखीरा कहां पर होगा? थाइलाकॉइड की लुमन में। इसका मतलब यह है कि जो भी ब्रेकडाउन हो रहा है वाटर का वो कहां पर होता है? इनसाइड दी लुमन। नतीजे में यहां पर जितने भी H2O टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन बनेंगे और प्रोटॉन बनेंगे, वो कहां पर जमा होने वाले? खुद ब खुद लुमन में। एक रीजन क्या कि आप पाशीदगी का जो अमल है वो कहां पर होता है? थाइलाकॉइड के लुमन के अंदर। इसलिए वहां पर प्रोटॉन का क्या बनता है? ढलान, जखीरा, ग्रेडियंट। एक। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से सिस्टम 1, तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नूर निजामों यानी फोटो सिस्टम से गुजरेगा तो होगा क्या? प्रोटॉन झिल्ली के पार निकलना शुरू करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक प्रोटॉन बाहर, दूसरा गया तो बाहर, तीसरा गया तो बाहर, चौथा गया तो प्रोटॉन नतीजे में क्या होगा? बाहर निकलेगा। अब ये इस वजह से होता है क्योंकि जो इब्तिदाई इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को कबूल करिंदा जो होता है वो झिल्ली के बैरूनी जानिब वाक़ है। यानी यहां पर जो फोटो सिस्टम 1 है, इस फोटो सिस्टम 1 के अंदर हम कहते हैं कि यहां पर होता है क्लोरोफिल ए और यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, है ना, हमने लिखा ना कबूल कुनिंदा। तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बाहर चला गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया उसके नतीजे में प्रोटॉन बाहर आ गया। ठीक है ना। अब क्या होगा? उसकी वजह से यह होगा कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर पर ना मुंतकिल करके कहां पर मुंतकिल कर दिया जाता है? H+ आयन। कहां पर मुंतकिल कर देते हैं? H+ आयन, यानी अगेन प्रोटॉन के ऊपर। लिहाजा ये जो सालमा होता है ये स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन हटा देता है, यानी यहां पर जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन यहां से क्या हो जाएगा? हट जाएगा और एक वक्त एक इलेक्ट्रॉन को मुंतकिल कर देगा। जब ये सालमा अपने इलेक्ट्रॉन को झिल्ली के अंदरूनी जानिब मौजूद इलेक्ट्रॉन के कैरियर पर मुंतकिल करता है तो एक प्रोटॉन कहां पर चला जाएगा? अंदर की जानिब, यानी यहां पर। तो ये प्रोटॉन वापस से कहां गया? अंदर। तो ऑलरेडी अंदर प्रोटॉन है, ऑलरेडी अंदर प्रोटॉन है। फिर जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से कहां पर जा रहा है? साइटोक्रोम पर। तो उस दौरान में भी ये हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे जा रहा है, नतीजे में यह होता है कि वहां पर एक और प्रोटॉन बन गया। तो बाहर जो प्रोटॉन था वो भी कहां गया? अंदर। नतीजे में अंदर क्या होते जा रहा है? प्रोटॉन का जखीरा। बात क्लियर हुई? नाउ झिल्ली की लुमन की जानिब क्या होता है? वो खारिज होता है, यानी झिल्ली के अंदर आता है। तो पहला क्या है? पहला, आप पाशीदगी के अमल की वजह से प्रोटॉन का ग्रेडियंट यानी प्रोटॉन की मिकदार लुमन में बढ़ रही है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन एक फोटो सिस्टम से दूसरे फोटो सिस्टम पे पास किया जाता है तब भी बैरूनी जानिब जो यानी स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोटॉन मौजूद है वो अंदर आएगा, जिसकी वजह से अंदर की जानिब प्रोटॉन की मिकदार क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है ना। अब एक और चीज, यहां तक बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा लॉजिकल है। ठीक है, आफिया, दोनों आफिया, बात समझ में आ रही है? आवाज क्लियर है? यूसुफ मौलाना कहां गए? ठीक। नाउ अब तीसरी बात क्या होती है? तीसरी बात ये होती है कि जो NADP है ना, हमने बोला कि NADP से क्या बनता है? NADPH। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इस NADP को प्रोटॉन के साथ मिक्स करना है तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? NADPH। तो NADP से क्या बनता है? NADPH ना। अब इस काम को अंजाम देने का काम कौन करता है? एक एंजाइम। कौन करता है ये काम? एंजाइम।
और उस एंजाइम का नाम क्या है? NADPH रिडक्टेज। क्या नाम है उस एंजाइम का? NADPH रिडक्टेज। नाउ अब इधर ध्यान दो, जो NADPH रिडक्टेज होता है, ये जो खामरा होता है, ये झिल्ली में स्टोमा की जानिब होता है। अब ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये है हमारा ग्रेना, ठीक है। तो ये जो बाहर वाली साख, बाहर वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा, और ये जो साख्त होती है इसको क्या बोला जाता है? ग्रेना। ये जो सिंगल है इसको क्या बोला जाता है? थैलाकॉइड, ठीक है। इसका मतलब अगर NADPH रिडक्टेज एंजाइम झिल्ली की जानिब है, झिल्ली की जानिब मतलब कहां पर बोल रहे हैं? स्ट्रोमा में, यानी इसके बाहर है। बात समझ में आई? यहां पर कहीं पर है, जो क्या करेगा? NADP से H पॉजिटिव यानी क्या बना देगा? NADPH। नाउ इसकी वजह से क्या होगा? जो PS1 के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उससे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन है और जितने भी प्रोटॉन है, उसकी मौजूदगी क्या है? लाजमी है। नाउ ये प्रोटॉन क्या करेंगे? ये प्रोटॉन स्ट्रोमा से भी बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब स्ट्रोमा से बाहर निकलने का मतलब कहां जाते होंगे? प्रोटॉन कहां पर है? किसके अंदर है? ग्रेना के, यानी लूमन के अंदर है। इसका मतलब कहां गया? मतलब थैलाकॉइड की लूमन के अंदर। हमने बोला कि आपाशिदगी हुई तो प्रोटॉन वहां जमा हुए, इलेक्ट्रॉन गया तो प्रोटॉन वहां जमा हुए। अब NADPH बन रहा है तो भी प्रोटॉन अंदर गए। इस तरह से प्रोटॉन की ज्यादा मिकदार कहां पर जमा हो गई? लूमन के अंदर। इसके अंदर? लूमन के अंदर, यानी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के। इसका मतलब वहां पर क्या बन गया? प्रोटॉन का जखीरा। अब वो प्रोटॉन जब जब बाहर जाएंगे तो नतीजे में क्या होगा? ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा, नतीजे में क्या बनेगी? ATP। तो ATP बनने का जो अमल है वो कौन करता है बोल रहे हैं हम? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को आप पहले अंदर जमा करेंगे, जैसा होता है ना, आपके पास जो चक्की घूमती है ना, तवानाई वाली, पहले जमाने में होता था ना, वो बैल घूमता है, सब गोल 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 गोल, तो उसकी वजह से चक्का घूमता है। तो पहले जमाने में उसको, वो काम को कराने के लिए किसकी मदद लेते? पानी की। तो पानी जाता तो चक्का घूमता है, तो वैसा प्रोटॉन जाएगा तो चक्का घूमेगा। मतलब क्या होगा? ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा, क्या बनेगा? ATP। तो प्रोटॉन बाहर जाएगा तो इधर क्या बनेगा? ATP। नाउ अब बात को समझो। नाउ क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा में प्रोटॉनों की तादाद में क्या होना शुरू हो जाएगी? कमी। यानी ये जो स्ट्रोमा है, यहां पर जितने भी प्रोटॉन है वो सब यहां चले गए, तो इसका मतलब स्ट्रोमा में प्रोटॉन के नंबर क्या होना शुरू हो गए? कम। जबकि लूमन में प्रोटॉन इकट्ठे हो रहे, तो इसका मतलब अंदर की जानी प्रोटॉन के नंबर बढ़ते जा रहे। इस तरह थैलाकॉइड झिल्ली के आर पार प्रोटॉन की क्या बन गई? ढलान। यानी अंदर की जानिब ये जो थैलाकॉइड है, इस थैलाकॉइड के अंदर प्रोटॉन की मिकदार बहुत ज्यादा है, और उसके बाहर प्रोटॉन की मिकदार बहुत कम हो गया। नाउ ल्यूमन के अंदर जो पीएच है वो बामुकाबिल लिहाजा कमी वाक़ई होती है। यानी अगर प्रोटॉन के नंबर बढ़ रहे हैं तो इसकी वजह से H+ आयन अगर बढ़ रहा है, तो H+ आयन बढ़ने की वजह से जो पीएच होता है वो पीएच धीरे धीरे क्या होने वाला है? कम। पीएच कम होने का मतलब है यहां पर कौन सी कंडीशन डेवलप होने वाली है? एसिडिक। एसिडिक मतलब हम उसको उर्दू में क्या बोलेंगे? तेजाबी। तो याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो प्रोटॉन है वो कहाँ जमा होते हैं? थैलाकॉइड की लूमन के अंदर। एक, प्रोटॉन की जमा होने की वजह से क्या होगा? पीएच कम। पीएच कम होने का मतलब है कौन सी कंडीशन? एसिडिक। इसका मतलब लूमन में हमेशा कंडीशन कौन सी होती है? एसिडिक, तेजाबी। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन जमा है? प्रोटॉन, H+ आयन। पीएच स्केल हो गया क्या आपका? पीएच हो गया क्या? नहीं, अभी सर आपको पीएच जब पढ़ाएंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि पीएच जो होता है, पीएच जो होता है, तो पीएच किसके ऊपर डिपेंड है? H+ आयन। और हमारे पास पीएच की रेंज कितनी होती है? 14, 0 से लेके 14, और 0 से लेके 14 के दरमियान में कौन आता है? 7। 7 जब होता है पीएच, तो हम बोलते हैं कि ये पीएच की कौन सी कंडीशन है? पीएच की कंडीशन होती है न्यूट्रल।
अगर 7 से कम है तो हम बोलते हैं कौन सा पीएच है, एसिडिक यानी तेजाबी। अगर 7 से ज्यादा है तो हम बोलते हैं अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेस, और उसी को हम क्या कहते हैं उर्दू में, असासी। ठीक है, तो अब यहां पर पीएच, प्रोटॉन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रोटॉन बढ़ने का मतलब है H प्लस आयन बढ़ रहे हैं, तो H प्लस आयन अगर ज्यादा होते हैं तो पीएच क्या होता है, कम, यानी कौन सी कंडीशन आती है, तेजाबी एसिडिक। ये आपको सर बताने वाले हैं, इसको याद रखना। अब इसकी जरूरत यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही बात को याद रखना है आपने, क्या, क्लोरोप्लास्ट के, थाइलाकॉइड के लुमेन के अंदर प्रोटॉन के नंबर ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां पर पीएच कम होता है। इसका मतलब वहां पर कंडीशन कौन सी होती है, तेजाबी एसिडिक। याद रहेगा ना। ऑनलाइन वालों को बात समझ में आई, ऑनलाइन वालों को बात समझ में आई ना। अब अगर हम बात कर दें कि जो प्रोटॉन ढलान बन गया, तो उस प्रोटॉन ढलान के बनने की वजह से क्या होने वाला है, हम क्यों उस प्रोटॉन ढलान को लेकर इतना खुश हो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ये ढलान बहुत अहम है, क्योंकि ये इस ढलान का ब्रेक डाउन है, जिसे तवानाई का क्या होता है, इखराज। ब्रेक डाउन मतलब टूटना। जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, पानी बहुत ज्यादा हो गया तो टाकी तोड़ जाएगी, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट अगर बहुत ज्यादा हो गया तो अब प्रोटॉन अपनी ज्यादा मिकदार से कम की तरफ क्या करना शुरू करेगा, बहना शुरू करेगा। और जब वो अपने ज्यादा से कम की तरफ जाता है तो उसी को हमने क्या बोला, वलूज, ऑस्मोसिस। अपनी ज्यादा मिकदार से किस तरफ जाना है, कम मिकदार की तरफ। ठीक है, तो ये ढलान उस वक्त टूट जाती है जब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन एटीपेस के ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, जिसको कहा जाता है F0 के जरिए स्ट्रोमा की तरफ झिल्ली है, उसके आर पार वो क्या करता है, हरकत। अब इसको समझने के लिए दोबारा वापस डायग्राम पे हम जा रहे हैं। ठीक है ना। अब ये जो झिल्ली है ना, इस झिल्ली के ऊपर ये जो प्रोटॉन पूरे अंदर जमा है, ये प्रोटॉन बाहर कैसे जाएंगे, तो ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली के ऊपर एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है एटीपेज। क्या नाम है उसका, एटीपेज एंजाइम। ये जो एटीपेज एंजाइम है, इस एटीपेज एंजाइम के पास दो कंपोनेंट है, यानी दो चीजों से मिलकर ये बना हुआ है। एक है F0 और एक है F1। जो F0 है और F1 है, तो F0 की वजह से जो प्रोटॉन है वो अंदर से बाहर जाता है। नतीजे में यह होता है कि जो F1 होता है वो गोल घूमना शुरू करता है। गोल घूमने की वजह से यह होता है कि एडीपी किसके साथ जुड़ जाता है, नामियाती फॉस्फेट, और उसके नतीजे में क्या बन जाती है, एटीपी। यानी जैसे जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी प्रोटॉन बाहर निकलेगा झिल्ली से, लुमेन के अंदर से बाहर, किसकी मदद से, एटीपेज एंजाइम की मदद से। यहां पर क्या हो जाएगा, एडीपी किसके साथ जुड़ जाएगा, आईपी, और नतीजे में क्या बनेगा, एटीपी। इसका मतलब एटीपी बनाने वाला जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या है, एटीपी बनाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, एटीपेज एंजाइम, यानी एटीपी सिंथेसिस करने वाला एंजाइम। याद रहेगा। तो एनएडीपी बनाने वाला, एनएडीपीएच बनाने वाला एंजाइम कौन था, एनएडीपी रिडक्टेस। एटीपी बनाने वाला एंजाइम कौन है, तो एनएडीपीएच बनाने वाला एंजाइम की जगह कहां थी, लुमेन के बाहर, और ये कहां पर है, लुमेन की दीवार पर। लुमेन की दीवार पर, इस इम्तिहान में इस पर भी सवाल किया जाता है, इसलिए आपने इसको बहुत गौर से समझना है और लिखना है। मैंने दो बातें जो बोला कि एनएडीपीएच रिडक्टेस की जगह कहां पर है और एटीपेस की जगह कहां पर है। एनएडीपीएच रिडक्टेस ये झिल्ली के बाहर, यानी कहां पर है, स्ट्रोमा में। और जो एटीपी है, एटीपेज एंजाइम है जो एटीपी बनाता है, ये कहां पर है, थाइलाकॉइड की झिल्ली पर। याद रहेगा ना। अब मैं दोबारा वापस आगे वाले पॉइंट पे लेके जा रहा हूं। ऑनलाइन वालों को बात समझ में आ रही है। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो कीमो ऑस्मोटिक थेसिस है, उससे ये बात समझ में आई कि जो प्रोटॉन अंदर जमा हो गए तो वो बाहर जाएंगे, और जब जब वो बाहर जाएंगे नतीजे में यह होगा कि उसकी वजह से हमारे को क्या मिलेगा, एटीपी। क्या बनेगा, एटीपी। नाउ अब जो
एटीपी एनएडीपीएस बनाने वाले जो खामरे हैं उस मामले में हम 12वीं में और ज्यादा पढ़ेंगे, सॉरी बाब नंबर 12 में और पढ़ेंगे, जो अभी हमने नहीं पढ़ा इसलिए, ठीक है ना। हम वहां पर ये पढ़ेंगे कि जो एटीपीएस खामरा है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। कौन से दो हिस्सों पर मुश्तमिल है? एक हिस्सा है जिसको अभी मैंने बोला F0, और वो F0 वाला कहां पर होता है? झिल्ली में धंसा हुआ है ना, अभी हमने बात की, ये इस तरह की शक्ल है और यहां पर जो है वो कौन है? F0। दूसरा, इसके आर पार एक चैनल बनता है जो झिल्ली के बाहर आर पार प्रोटॉन को क्या करता है? बाहर लाने में क्या करता है? मदद। तो H+ आयन यहां से अंदर से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। जो हिस्सा बनता है दूसरा हिस्सा, उसको क्या बोला जाता है? F01। अब ये जो F01 है ये थाइलाकॉइड की बैरूनी सतह की तरफ निकल रहा है, यानी ये वाला जो F0 है ये थाइलाकॉइड के अंदर धंसा हुआ है, जबकि जो F1 रहेगा वो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के बाहर जानिब रहेगा, यानी झिल्ली की इस जानिब रहेगा जिसका रुख किस तरफ है? स्ट्रोमा, बाहर की तरफ। नतीजे में यह होगा कि ढलान ब्रेकडाउन की वजह से जो तवानाई पैदा होती है इससे एटीपीएस के F1 हिस्से में साख्ती तब्दीली होती है। यानी जब भी एटीपी बनेगा तो एटीपी बनने के दौरान मैं क्या बोल रहा था कि जो F1 ही गोल घूमेगा। गोल घूमने का मतलब यह है कि F1 में क्या होता है? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। क्या होता है उसके अंदर? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, यानी उसके अंदर क्या होती है? साख्ती तब्दीली। इम्तिहान में ये पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना कि जब प्रोटॉन अंदर से बाहर आएगा, लूमन के अंदर से लूमन के बाहर आएगा, तो वो F0 को क्रॉस करेगा, है ना। F0 इसका मतलब एक तरह का रास्ता है, दरवाजा है, लेकिन वो दरवाजे से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको एक गेट लगेगा। वो गेट को आपको क्या करना पड़ेगा? गोल घुमाना पड़ेगा। वो गेट कौन है यहां पर? F1। जैसे ही वो गेट गोल घूमता है उसके नतीजे में यह होता है कि यहां पर जो एटीपी था वो किसके साथ जाके जुड़ जाता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नतीजे में क्या बनता है? एटीपी। इसका मतलब ये होगा कि वो जो गेट है उस गेट की शक्ल, उस गेट की साख्त में क्या आई? तब्दीली। तो उसको हम क्या करें? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, या हम क्या करें? साख्ती तब्दीली। तो इम्तिहान में ये बात पूछा जाता है कि एटीपी बनता कैसा है। तो एटीपी जब बनता है तो उसमें तीन बातें होती है, उसमें से एक बात ये होती है कि एटीपी बनाने के दौरान जो F1 है उसके अंदर साख्ती तब्दीली वाक़ई होती है। याद रहेंगी ये बात पक्का ना। अब एक बात कि जिसकी वजह से खामरा क्या करता है? तवानाई से भरपूर एटीपी के सालमों की क्या करता है? तारीफ करता है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल है, समझना पड़ता है कि कब कहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। नाउ लास्ट, जो कीमियाई वलूज होता है उसके लिए क्या लगती है? एक झिल्ली, एक प्रोटॉन पंप और प्रोटॉन ढलान। फिर वहां पर एक कौन लगेगा? एंजाइम। तो जब भी हम कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी की बात करते हैं तो वहां पर क्या रहेगा? एक झिल्ली मौजूद रहेगी, एक प्रोटॉन पंप मौजूद रहेगा और एक प्रोटॉन की क्या बनेगी? ढलान। और आखिर में कौन मौजूद रहेगा? एटीपेज एंजाइम, जो एटीपी को क्या करने वाला है? बनाने वाला है। एक फिर थाइलाकॉइड की जो लूमन है उसमें क्या होगी? ढलान पैदा होगी, और ये ढलान पैदा होगी या फिर प्रोटॉन को वहां पर क्या करके रखा जाएगा? ज्यादा से ज्यादा मिकदार में जखीरा करके रखा जाएगा। फिर प्रोटॉन की झिल्ली के पार प्रोटॉन के पंप के लिए तवाने का क्या किया जाएगा? इस्तेमाल। इसका मतलब यह है कि जो प्रोटॉन अंदर ला रहे या प्रोटॉन बाहर जा रहे उसके लिए भी क्या लगने वाली है? तवानाई। यानी वो जो काम है वो एक्टिव है, पैसिव ना। एटीपेज के पास एक चैनल है जिसके जरिए झिल्ली के पार प्रोटॉन का क्या होता है? नुफूज। नुफूज होने का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन। उर्दू इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन। और हम उसको आमतौर पे बोल रहे हैं बाहर जाना। दरवाजा खुलता है तो हम बाहर चले जाते हैं, यानी चैन गेट खुला तो हम बाहर चले जाते। वैसे ये F0 चैनल है, जैसे ही वो ओपन होगा तो प्रोटॉन बाहर। नाउ इस अमल से जो भी तवानाई खारिज होती है वो एटीपी खामरे की मदद से क्या करते हैं? वो जो भी जब वो प्रोटॉन बाहर जाता है तो उसके दौरान में क्या बनती है? एटीपी। और उस एटीपी का इस्तेमाल करके खामरा क्या करता है? उसको किस में तब्दील कर देता है? एटीपी। यानी उसको काम करने के लिए भी क्या चाहिए?
एटीपी तवानाई, और वो बना भी क्या रहा है, तवानाई। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉनों की मुंतकिली से NADPH की तालीफ के साथ साथ स्टोमा में वाक़ होने वाली क्या होती है, हयाती तालीफ, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोसिंथेसिस। क्या मतलब हो गया बायोसिंथेसिस का, हम बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि जब भी जियाई तालीफ का अमल होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी कौन सा अमल होगा, जियाई तालीफ, तो जियाई तालीफ के अमल में क्या बनती है, जियाई तालीफ के अमल में हमारे पत्तों के अंदर क्या बनता है, शुगर। कौन सी वाली शुगर बनती है, स्टार्च। और हमने बोला कि इस जियाई तालीफ के अमल में दो अमल होते हैं, एक अमल वो होता है जो रोशनी के अमल में होता है, तो हम क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं उसको नूरी तामुल, बराबर, और दूसरा होता है तारीक तामुल। तो आपको याद होगा, तो हमने पढ़ा था कि जो नूरी तामुल है, इस नूरी तामुल के अंदर क्या बनती है, एटीपी प्लस क्या बनती है, NADPH। अब यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली के नतीजे में NADPH बनेगा, लेकिन ये NADPH बनने वाला कहां पर है, स्ट्रोमा में, यानी लूमन के बाहर, और साथ ही साथ क्या बन गया था, एटीपी। तो NADP ADP दोनों भी कहां इस्तेमाल होने वाली है, और इस तारीक तामुल के नतीजे में हमारे पास क्या बनने वाली है, स्टार्च, और स्टार्च के बनने के अमल को क्या बोला जाता है, बायो सिंथेसिस। क्या बोला जा रहा है इसको, बायोसिंथेसिस। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि अमल में एटीपी फौरन क्या हो जाती है, काम आ जाती है, जो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की तस्बीत यानी फिक्सेशन करती है। तो इसीलिए हमने बोला ना कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिलेंगे तो उसकी वजह से क्या बनेगा, C6H12O6, यानी क्या बनेगा, एक ग्लूकोज। और अगर इसी तरह से बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ेंगे तो वो ग्लूकोज से क्या बनेगा, स्टार्च, शुगर। इसलिए हम कहते हैं कि जो स्टार्च है, स्टार्च की कौन सी शुगर है, पॉलीसेकेराइड। तो कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा, मतलब कई मरतबा ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, यानी ये जियाई तालीफ का अमल कई बार होगा। हाँ, मुख्तलिफ शुगर की क्या होती है, तालीफ के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो प्रोटॉन ढलान बनती है, वो प्रोटॉन ढलान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके लिए, NADP और NADPH बनने के लिए, क्योंकि उसी का इस्तेमाल कहाँ होने वाला है, और यही तारीक तामुल के दौरान में क्या बनती है, शुगर। तो हम जो बहुत आसानी से फल खाते हैं, पत्ते खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उनके पीछे कौन सा अमल होता है, ये सारा का सारा अमल होता है, उससे हमको ग़िज़ा मिलती है। इसीलिए हम पौधों को बोलते हैं प्रोड्यूसर, ग़िज़ा देने वाले, और हम अपने आप को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, खाने वाले। तो वो प्रोडक्शन करते हैं और हम वो बनाते हैं और हम खाते हैं, हम कंज्यूम करते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हम आगे चल के एक और चैप्टर है, वहां पर इनका ये रोल प्ले पढ़ेंगे कि अगर जमीन पे पूरे पौधे खत्म हो गए तो पौधे खत्म होने के नतीजे में क्या होगा, जानवर खत्म हो जाएंगे। सिर्फ पौधे हमको ग़िज़ा नहीं देते, बल्कि साथ में क्या देते हैं, ऑक्सीजन। वो सिर्फ ग़िज़ा और ऑक्सीजन नहीं, बल्कि जो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी क्या करते हैं, कम करते हैं, जज्ब करते हैं, हवा को साफ करते हैं। ऐसे कई सारे काम हैं जो जियाई तालीफ के अमल से जुड़े हुए हैं, याद रहेगा। ठीक है, आज के लिए काफी है। ठीक है जी, ऑनलाइन वालों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको बार बार अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये बात समझ में आएगी। मैं इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ताकि वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा देखें और मेरे व्यूअर्स बढ़ाएं, मेरे को एडवर्टाइजमेंट ज्यादा देखो। अरे पैसे नहीं आ रहे यार यूट्यूब चैनल पे, जितने जल्दी यूट्यूब चैनल पे पैसे आना शुरू होंगे ना, ये काम और बढ़ेगा। अब मजबूर होकर बोलना पड़ रहा है आज। ठीक है, तो मेरी खास गुजारिश है आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल को जरा शेयर करो, उस पर कमेंट करिए, लाइक करिए। भले ही आपके पास थोड़ा सा वक्त अगर ज्यादा रहा तो उसको थोड़ा ज्यादा, उसको यूट्यूब को, मेरी वीडियोस को लगा के छोड़ दो, अब्बा के मोबाइल पे, अम्मी के मोबाइल पे, भाई के मोबाइल पे। मतलब तो मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ उसको आप समझ सकते हैं कि मैं कितना जज्बाती होकर आज बोल रहा हूँ ये बात। ठीक है, तो आपके करीब करीब जितने मोबाइल हो सकते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा मोबाइल का वॉच आवर बढ़ाइए। इससे क्या होता कि यूट्यूब को लगता है कि ये जो वीडियोस हैं ये बहुत सारे बच्चे देखना पसंद कर रहे हैं,
अब मसला ये हो रहा है कि छोटे छोटे ग्राउंड पे, छोटे छोटे मकाम पे लोगों को मालूम ही नहीं कि नीट उर्दू में होती, उसके लिए कोई कोचिंग क्लास है जो मदद कर रही है, जो आगे बढ़ा रही है। नतीजे में ये हो रहा है कि उसको जिस अंदाज में सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो मेरी खास गुजारिश है आप लोगों से कि आपके चचा के, मामा के, मामी के, जिस जिसके मोबाइल हो सकते हैं सबके मोबाइल पे उसको लगाओ, ठीक है। नहीं लगाते होंगे उनको फोन करके बोले कि यार 1 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ठीक है। अब हंसना मत किसी ने। हाँ, दूसरी बात आफिया बाजी, वो जो ऐप पर जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो कहीं पर भी शेयर नहीं होती। तो आप अगर किसी को शेयर करना चाह रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है कि चैनल की लिंक शेयर करिए उसको, या फिर हमारे ऐप की लिंक शेयर करिए ताकि वो डाउनलोड भी करे। और कीमत बहुत कम है यार, 99 रुपए साला तुम लोग ऐसे ही उड़ा देते होंगे, करें मतलब तुम लोग, मतलब सब लोगों की बात कर रहा हूँ। तो मेरी खास गुजारिश है कि अपने करीबी दोस्तों को जिसको भी देना है, शेयर करने से बेहतर है कि मेरी ऐप की लिंक शेयर करो। क्या होगा उसके नतीजे में, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स तक जाएगी, उससे फायदा होगा, ठीक है। और कुछ यूसुफ मौलाना, यार तुम कुछ करो यार आंध्रा में, क्या मध्य प्रदेश में, आंध्रा में ना, हाँ। मौलाना कुछ कर रहे नहीं यार, सिर्फ जी सर बोलते हैं यार, क्या है। मौलाना कुछ करो यार, गरीबों का मदद करो यार। अक्षर एकेडमी आपसे बहुत क्या बोलती है, उसमें क्या बोले मौलाना, हाँ इल्तेजा कर रही है मौलाना आपसे। नहीं तो वो ग्लिंट हाउस में जितने बच्चे हैं उनको बोलो, उसमें अभी अपन ने क्या लेकर आए, वो टेस्ट सीरीज लेकर आए हुए हैं, तो ग्लिंट हाउस में जो बच्चे भरा उनको कन्विंस करो। 5 रुपए 6 रुपए की फीस रखा मैंने, वो भी इसलिए रखा कि बच्चों ने डाउनलोड करना, ठीक है। यूसुफ मौलाना जरा काउंसलिंग करो यार, कराटे सिखाते सिखाते बच्चों को बोलो जरा ये भी डाउनलोड करो, ठीक। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू बकर तो यार मदद नहीं कर रहा यार चैनल की, यार है।